नमस्कार दोस्तों, एप्टेट एजुटेक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्राम की विशेषता है एप्टेट एजुटेक में जो आज इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए हमने आमंत्रित किया है मंजू सुरेश भोयर, और शादी के बाद उनका नाम है सौ मंजू पीयूष चक्रपाणी। एप्टेट एजुटेक विद्यार्थियों के भविष्य के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है, उनके करियर को बनाने के लिए हमेशा ही कार्यशील रहता है, और उसी का ही एक उदाहरण है जो हमारे सामने आज बैठी है मंजू भोयर जी। उन्होंने IBPS पंजाब नेशनल बैंक में मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम दी थी, जो इंटरव्यू दिया था, उनके लिए उनका चयन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक की ओर से, और उसी के लिए हम हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मंजू जी, आप यहाँ पे आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, एप्टेट एजुटेक की तरफ से। तो हमारा आपसे यह सवाल है कि आपका जो जीवन संघर्ष है या आपने जो इसमें मेहनत ली है, तो ये आपका जीवन संघर्ष किस तरह से रहा है? आसान रहा है? कठिनाइयों का भी आपने सामना किया होगा, तो हमें वो सुनना है कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया और आपने ये कैसे अचीव किया है। ऑब्वियसली बहुत आसान तो नहीं रहा ये सफ़र। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए थे, बट बहुत टाइम ऐसा होता था कि प्री क्लियर होता था, कभी प्री नहीं क्लियर होता था, कभी मेंस क्लियर होता था तो कभी नहीं होता था, कभी इंटरव्यू दिया करती थी बट वापस भी आया करती थी फिर से, और थोड़ा बैड भी फील होता था कि मेरा नहीं हुआ, मेरे साथ वालों का, मेरे सारे दोस्तों का होता था, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था मुझे बताने के लिए, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी होता है कि किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, वही मेरे साथ हुआ है। मेरा ये बहुत ही मतलब संघर्ष हुआ कि बहुत टाइम लगा मुझे ये अचीवमेंट पाने के लिए। और आपने ये बैंकिंग क्षेत्र की ही निवड़ क्यों की, यानी बैंकिंग क्षेत्र की चयन क्यों किया आपने? कि जैसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें इजीली हम वो अचीव कर सकते हैं, जैसे हमने सुना है कि ये बहुत हार्ड होता है, बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, तो आपने क्या किया और ये क्यों सिलेक्ट किया आपने? बहुत बार मैं बचपन से ही बैंक में जाती थी पापा के साथ, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि वहाँ का कल्चर देख के, वर्क जॉब देख के मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। मुझे लगता था कि और मुझे इंटरेस्ट भी था कि बात करने का, लोगों के साथ बात करने का इंटरेस्ट है मुझे, नए नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरा वैसे ही बैकग्राउंड भी था कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, 11th-12th भी मेरा कॉमर्स था, फिर BBA और MBA किया, तो मुझे लगा कि मेरी ये जो मैंने शिक्षा ली है उसका मेरा सही उपयोग वही होगा बैंकिंग के लिए, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर चूज़ किया। हमने वैसे सुना भी है कि जिसमें हमें इंटरेस्ट रहता है उसमें अगर मेहनत करो और थोड़ा सा वक्त दो तो वो हम अचीव कर सकते हैं। हाँ। तो पहले आप एक बेटी थे, बाद में एक स्टूडेंट बनी होगी, उसके बाद में शादी हुई, तो अभी आप ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आपकी आगे की प्लानिंग कैसी होगी इसके बाद की? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे ये अचीवमेंट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी मैं पढ़ते रहूँगी। कभी शिक्षा ये कभी वेस्ट नहीं होती है, ये मैंने अपने घर से सीखा है, तो मुझे और भी आगे बढ़ना है। और मैं ये एप्टेक एडुटेक एकेडमी के साथ और भी जुड़ते रहूँगी क्योंकि मुझे और भी धीरज सर और श्री कृष्ण हमारे एकेडमी के फाउंडर है, उनसे मुझे और भी सीखना है थोड़ा क्योंकि मुझे जब मैंने यहाँ क्लासेस लगाए थे मुझे बहुत प्रोत्साहन किया धीरज सर ने, और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जो मुझे अभी RBI ग्रेड के लिए मैं सोचूंगी ट्राई करने के लिए, तो मुझे और भी सीखना है। बड़ी अच्छी बात है। शायद मुझे पता है कि आपकी
सासू माँ, ये अमरावती में एक अरे वो डॉक्टरेट भी है मूल्य शिक्षण में, और वो एक एजुकेशन ऑफिसर करके रिटायर्ड हुई है। हाँ और सर। आपके ससुर जी जो है वो भी इंडियन ओवरसीज बैंक में थे। हाँ सर। तो क्या इन दोनों का कुछ आपके ये जीवन में शादी होने के बाद एग्जामिनेशन क्रैक करते टाइम आपके जीवन में इनका कुछ महत्व रहा? हाँ सर, उनका बहुत ज़्यादा महत्व रहा। मेरी जो सासू माँ है वो मुझे बहुत अच्छे से प्रोत्साहन करती थी और हमेशा हेल्पफुल रहती थी। मैं जब भी स्टडी में कोई प्रॉब्लम होता था वो मुझे बताती थी कि नहीं ऐसा है। और जब भी मैं डिप्रेस फील करती थी कि मम्मी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें। इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, फिर पंजाब नेशनल बैंक का ही था, नहीं हुआ था मेरा। तो फिर मम्मी बोलती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन होगा, तुम्हारा होगा। बहुत अच्छे से प्रोत्साहन करते थे। और मेरे ससुर भी बहुत मतलब हेल्पफुल नेचर के हैं। वो मुझे हमेशा लाइब्रेरी छोड़ने आते थे, लेने आते थे। और बहुत ही मतलब वो बोलते थे कि तुझे अगर कोई ज़रूरत है ना, कोई क्लास की ज़रूरत है, तो हमको बिंदास बोल, हम तुझे जो बोलेंगे ना वो क्लास में लगा के देंगे। और हमेशा हम तेरे पीछे है। जब भी मैं अगर कोई घर का भी काम करती थी तो वो मुझे बोलते थे कि ये अभी तेरा काम करने का वक्त नहीं है, अभी तेरा पढ़ाई करने का वक्त है, तू हमेशा पढ़ाई कर, बस इसी चलते रहा। तो उन्होंने मुझे कभी भी डॉटर इल्ला की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्होंने मुझे हमेशा अपनी डॉटर की तरह ही ट्रीट किया। तो उनका भी बहुत प्रोत्साहन है और मेरे हस्बैंड का भी बहुत प्रोत्साहन है। जब भी मैं बहुत डिप्रेस फील करती थी, लिटरली मतलब ऐसा था कि इतना अटेम्प्ट होने के बाद नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो एक मन में ना बहुत बैड फील होता था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथियों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा था कि मैं लिटरली डिप्रेस फील करती थी और मुझे बताने के लिए भी कोई संकुचित नहीं है कि मैं एक डॉक्टर के साथ, नागपुर के डॉक्टर थे, उनके साथ मैंने काउंसलिंग भी किया। उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया काउंसलिंग करते टाइम। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बेटा ऐसा होता है, लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट तो होता है, तो ऐसा होता ही है करके। और मेरे पति ने जब मेरी मैरिज हुआ तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे से फील होता है कभी कभी। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जो भी होगा मैं तेरे साथ हूँ, अगर फेल भी होता है ना तो भी मैं साथ में हूँ, और नहीं भी होता है, होता भी है तो भी साथ ही हूँ। तो इसी कारण मुझे बहुत आश्वासन मिला और मैंने और प्रोत्साहन होके पढ़ाई की। और लिटरली इस बार मुझे जब मैंने स्कोर कार्ड देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज़्यादा डबल मार्क्स थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत पॉजिटिव थिंग रहा मेरी लाइफ में। हर किसी को नहीं मिलता है ये लाइफ में, बट मुझे ये बहुत लकी फील करती हूँ कि ये सब मुझे मिला, कि शादी के बाद भी मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। जो अभी आपने बताया हमें, और आपके जरिए ये न्यूज़ बाकी जो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करने के लिए जो भी स्टडी कर रहे हैं, कि जो अभी सक्सेस नहीं हुई है या बनने जा रहा है, जो एडमिशन्स ले रहे हैं, उनके लिए एक आपका ऐसा कोई संदेश आप हम समझे कि आप जब ये एप्टेट एजुटेक में ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर अभी जो आपने बताया था कि हमारे जो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं मिस्टर धीरज जी बोने सर, उनका भी श्रेय बहुत है। तो क्या आप ऐसा समझोगे कि ये एप्टेट एजुटेक में आने के वजह से कुछ आपका बेनिफिट हुआ है? जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप अटेंड हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ एप्टेट में ज्वाइन करने के बाद आपने जो स्टडी किया, वो जो मार्गदर्शन यहाँ से मिला, उसका कुछ श्रेय आपके एग्जामिनेशन पासिंग में है? यस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। जब मेरी मदर इन लॉ ने आपके एकेडमी का सजेशन किया था, एंड वो फादर इन लॉ आपके यहाँ लेके आए थे,
तब मुझे थोड़ा लगा कि क्या नया क्या है, मैं तो हमेशा देती हूँ इंटरव्यू। बट जब मैंने धीरज सर के साथ और आपके साथ भी जब कन्वर्सेशन किया तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब धीरे धीरे। और धीरज सर मतलब कैसे उन्होंने बहुत स्टोरीज वाइज मुझे जो पढ़ाया, उसके कारण मुझे बहुत लर्न करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी मैं ग्रैस्प करते रही। और उसी का और उनका नॉलेज के कारण ना मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो ऑब्वियसली ये एकेडमी ज्वाइन करके मुझे बहुत ही अच्छा और इंटरव्यू में भी इस बार मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। बहुत अच्छा मैम। अभी ये पूछना था कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम की बेसिक तैयारी अगर हम करते हैं तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वो क्या हार्ड वर्क है, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, स्पेशली बैंकिंग के लिए? बैंकिंग एस्पिरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ हुआ था कि मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं था, जो बेसिक कैलकुलेशंस है लाइक स्क्वायर क्यूब टेबल, ये भी मुझे मेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं था। तो जो बेसिक होता है वो पहले स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ है कि जब बेसिक स्ट्रांग नहीं था तो उसके कारण मेरे एग्जाम क्लियर नहीं होते थे। बहुत बार नॉट क्वालिफाइड ही आता था। तो सबसे पहले स्टूडेंट बैंकिंग एस्पिरेंट ने अपना जो बेसिक कैलकुलेशंस होता है, क्योंकि बैंक एक एग्जाम है जहाँ एक्यूरेसी विथ स्पीड बहुत मैटर करता है, तो अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इंग्लिश भी, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इसके कारण अपना जो वोकैब्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब हमारा ये प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हुआ उसके बाद हमें और अच्छे से मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से कैसा होता है कि हमारे माइंड में रिवीजन होते रहता है, और जब माइंड में रिवीजन होता है तो वो अपने आप अपने माइंड में फिट होता है, फिर वो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। देन उसके बाद क्या होता है कि टेस्ट ये जरूरी होता है में आपकी, मतलब मैं कहा किस पोजीशन में हूँ। मैंने एप्टेक एजुटेक एकेडमी का भी टेस्ट ट्राई किया था, तो आप कहाँ हो ये अपने आप को पता चलता है, और ऑल ओवर इंडिया कहाँ हमारी पोजीशन है और हमको कितनी स्पीड बढ़ानी है, कितना एक्यूरेसी लाना है, ये अपने को पता चलता है। तो ज़रूरी है हमने। एक सवाल आपको मेरे ओर से, ये जो आपका स्टडी जब ये एप्टेट एजुटेक में चल रहा था, उसके बाद जो फ्लोर इंटरव्यू हमने आपका लिया था, आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी थे, जैसे धीरज सर और मैं, हम दोनों ने बैठ के फ्लोर इंटरव्यू लिया, और कुछ जो इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू के जो टेक्निक्स आपको बताए भी गए, सिखाए भी गए, आपसे कहला के भी लिए, और आपसे सुन के जो भी गलत लगता था उसको दुरुस्त भी किया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू के नाम से जो हुआ, आपका फ्लोर इंटरव्यू जो लिया है, तो उसका इफ़ेक्ट आपने जो पर्सनल इंटरव्यू जो पुणे में दिया है, तो इसका ये हमारे एजुकेशनल टेक्निक का आपको बेनिफिट हुआ है? ये मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ सर, ऑब्वियसली बेनिफिट तो हुआ है। आपने और सर ने और गजानन सर ने भी बहुत अच्छे से पैनल इंटरव्यू लिया था, तो जब भी कोई मिस्टेक होती थी मुझसे तो सर बताते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, ये बोलो, ये स्टार्ट करो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ये कैसा होना चाहिए, यहाँ से ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ये सब बताया गया था, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अच्छा लगा आपसे सुन के, क्योंकि आप जब इस जो भी आपने यहाँ से सीखे और आप सक्सेस हुई हो, तो ये हमारे लिए भी बहुत अभिमानास्पद है, बहुत क्रेडिटेबल है, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ आपके सक्सेस में। आप तो खुश हो, आपके सास जी, ससुर जी, आपके मिस्टर सब खुश हो गए ही है ही, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ। और एप्टेट एजुटेक तो हमेशा ही विद्यार्थियों के लिए
तत्पर रहा है उनको हेल्प करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और हमने ऐसा सुना है कि बैंकिंग के इंटरव्यूज़ भी बहुत हार्ड रहते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके क्वेश्चंस का वगैरह। तो आपको क्या एक्सपीरियंस आया वहाँ पे जाके वो इंटरव्यू के दरम्यान? पहले तो मैंने इससे पहले भी 2-3 इंटरव्यू दिए थे। थोड़ा जो पैनल होता है तो ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट जाता है तो उनको थोड़ा नर्वसनेस फील होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होते हैं। बट जब मैंने सर के साथ प्रैक्टिस किया और वो सर रोज मुझे रेगुलरली प्रैक्टिस करवाते थे तो उससे मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया। और इस बार मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस वे में जाके परफॉर्मेंस किया। तो इससे बस इतना ही मतलब कहना चाहूँगी अभी। इसके पीछे का राज ज़्यादा से ज़्यादा वर्क दो और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो, उसके सिवा Yes. कोई ऑप्शन नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल पूछती हूँ। जैसे आजकल जो यूथ है, आजकल का यूथ बोलो या फिर बड़े बोलो या छोटे बोलो, सोशल मीडिया की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं आजकल। हाँ तो इसकी तरफ जो है थोड़ा सा दुर्लक्ष हो रहा है क्या, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं क्या लोग इसके लिए, या हार्डवर्क कम कर रहे हैं, इसके लिए कोई रिजल्ट ज़्यादा दिख नहीं रहे या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे? तो ये बारे में आप क्या बताएंगी, इसके बारे में क्या करना भी चाहिए विद्यार्थियों ने? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा होता है, मेरे साथ भी हुआ। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था कुछ साल पहले तो थोड़ा हम अगर कहीं व्हाट्सएप स्टार्ट कर ले या फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट कर ले तो हम रील देखने में बिजी हो जाते हैं। हम सोचते कि 5 मिनट देखते हैं और 1 आवर चला जाता है। कभी कभी बात करते हैं किसी दोस्तों के साथ तो चैटिंग करने में बहुत टाइम चला जाता है। ये इससे हमको थोड़ा अवॉइड कर, जब भी हम अगर मन में ठान लो कि मुझे करना ही है तो फिर उस टाइम थोड़ा ये सबको अवॉइड करना ही चाहिए। मैंने भी किया है, मतलब जब मुझे लगा कि नहीं मेरा वर्क नहीं हो रहा है, ये सब हैंडल करके मैं नहीं कर पा रही हूँ और मुझे अवॉइड ही करना चाहिए, तो मैंने भी ये सब अवॉइड किया, डिलीट किया सब इंस्टाग्राम वगैरह अपने मोबाइल से। बात करना थोड़ा नर्वस, क्योंकि सम बहुत टाइम ऐसा होता था कि नहीं होता था सिलेक्शन तो फिर लोग पूछते थे कि नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। थोड़ा सा ताने भी मारते थे कि अभी छोड़ दे, नहीं होता तेरे से, रहने दे, कुछ काम नहीं है। शादी होने के बाद भी बोलते थे लोग कि अभी तो अच्छा बैकग्राउंड मिला, क्या जरूरत है करने की। तो ऐसा लगता था, बट फिर मेरे मन में था कि नहीं मुझे करना ही है, तो मैंने सबसे बात करना बंद किया और इस बार मैंने किसी से बात नहीं की, कुछ भी नहीं, सब बंद कर दिया, डिलीट, मतलब देखती नहीं थी। फिर लोग पूछते थे अरे तू दिखती नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं किसी को बताती भी नहीं थी कि नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं बोलती थी हाँ सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है बस। तो हमको अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि ये टाइम होता है, जब टाइम चला जाता है, टाइम का महत्व बाद में पता चलता है, जब रिजल्ट नहीं आते तब। तो ये सब अवॉइड करना ही चाहिए। एक बार आप सफलता लो उसके बाद तो आप लाइफ में वही काम है कि इंस्टाग्राम देखो या फिर अदर कोई फेसबुक या कुछ चैटिंग करते बैठो। क्या जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, जो अभी अभी आपने बताया, तो उनसे आपने बात करना बंद कर दिया था? बड़ी अच्छी बात है। जो लोग अपने को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनसे बात न करना यही उचित है, क्योंकि अपना विदर्भ की बात यदि करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपको ऐसे ही मिलेंगे, अरे भाई क्यों कर रहा है ज़्यादा मेहनत, बहुत इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, नहीं मिला तो नहीं मिला। अरे मिलने के लिए मेहनत कर ऐसा बोलने वाले नहीं मिलते, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में भी मुझे ऐसे ही मिले। हाँ, कि इतना बड़ा सब एक जो भी मैंने एम्पायर खड़ा किया है, ये एजुकेशन फील्ड में का, टेक्निकल फील्ड में का, आर्किटेक्चरल इंजीनियर का, इंडिया में, इंडिया के बाहर, फिर भी आज भी परसों एक प्रोग्राम में गया तो हमारे एक करीबी रिश्तेदार, उन्होंने बोल दिया बहुत होगा ना बेटा, बोले तेरा अभी 65 साल का हो गया, अभी तो चैन से बैठ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने ये उम्र में इतना बड़ा काम किया है और तुम इतने लोगों को जॉब दे रहे हो, इतने लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, अभी एजुकेशन फील्ड में भी आ गए हो,
इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर फील्ड से, लेकिन मुझे भी ऐसे लोग इस तरीके के लोग मिलते हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आपका आज का इंटरव्यू यानी आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक क्या बोलेंगे उसको, दाखला, एक एविडेंस है कि आपने की हुई मेहनत, आपने किए हुए स्टडी, आपने जो अभी क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को जो झलते झलते उनको बाजू में सरका दिए, ये सब चीज़ें करके आप आज सक्सेस हुई हो। और आपने ये भी बोला है अभी कि एप्टेट एजुटेक से जुड़ने के वजह से भी आपका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ बहुत कुछ आपको अलग तरीके से इंटरव्यू टेक्निक्स वगैरह सब सिखाए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये सब आप ये सामने वाले जो आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आपके पीछे से आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या संदेश दोगी अभी? मैं सारे स्टूडेंट को, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है या अदर कोई एस्पिरेंट है, उनको यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में सबसे पहले आपको ये क्रिटिसाइज तो करते ही रहेंगे लोग, और जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी बोलते रहेंगे। जब एज भी बढ़ता है तो और ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही आई, क्योंकि जब शादी भी टाइम पे नहीं हुई तो लोग बोलते थे कि अरे, पापा को बोलते थे कि आप इतने अच्छे जॉब पे हो, अभी रिटायर भी हुए, कब करोगे शादी लड़की की, क्या इतने दिन क्यों बिठा के रखे। ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बट जब हुआ मैरिज तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे बहुत अच्छे घर में मिला, मतलब अच्छा बैकग्राउंड मिला। देर से हुआ बट अच्छा हुआ। वैसे ही जॉब में भी है कि देर से हुआ बट अच्छा हुआ, कि मुझे बहुत अच्छा बैंक भी मिला। और मैं सारे स्टूडेंट को यही करना चाहूँगी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ये मत सोचो कि एक बार दिया, 2 बार दिया तो मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं होता। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते, जोश जोश से प्रिपरेशन करते, जब एजुकेशन खत्म होता है उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते कि नहीं, अभी कुछ प्रॉब्लम है, अभी प्राइवेट ज्वाइन करता हूँ। मुझे भी सजेशन दिया था कि आप प्राइवेट क्यों नहीं जॉब करते हो, आप तो एमबीए हो, आप क्यों नहीं जॉब कर रहे हो। बट मुझे लगता था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ और मुझ में कॉन्फिडेंस है, मुझे वो अपने आप में था। तो यही स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी कि आप कभी ये हार मत मानो, आप सोचो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप वही करो। और जब आप ये सोचते हो ना तो वो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात, मैंने एक माइंड में ध्यान में रखा था कि नेवर गिव अप। हमेशा मोटिवेशनल स्पीच देखती थी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि नेवर गिव अप, और ये मैंने अपने लिटरली रूम में लिख के रखा था कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी, जितना चांस मिलता है मैं ट्राई करते ही रहूंगी। तो आप ट्राई कर दो, हमेशा ट्राई करते रहो। और तीसरी बात है, मेरा सक्सेस मंत्र है कि पीपीटी मीन्स प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, परस्यूएशन एंड टेस्ट। जो आप देते रहो, जब आप लगातार करते रहोगे किसी की प्रैक्टिस, तो वो एक दिन आएगा कि आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके माइंड में ही फिक्स हो जाएगा। और यही कहना चाहूंगी हर एक स्टूडेंट को, हमेशा ही पॉजिटिव सोचो कि होगा। मैंने एक मैम भी है, उनका भी मैं देखती थी हमेशा, वो हमेशा बोलती थी कि आप लिख के रखो अपने कॉपी में या फिर कहीं कि मैं ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ और मैं हूँ, करूँगी। तो मैंने ये भी ट्राई किया था मैंने, और अभी भी मेरे रूम में है करके वो। तो सच में वो होता है, आप सोचो सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाओ कि माइंड में ध्यान रखो कि मुझे पढ़ाई ही करना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते हैं, फिर उससे क्या होता है कि परसिवरेंस नहीं होता है, मतलब पढ़ाई करते हैं बट उसे आउटपुट नहीं मिलता है। आप लगातार करो, बस यही कहना चाहूंगी। हमेशा हार्ड वर्क करो, बी हार्ड वर्क, बी काइंड एंड अमेजिंग थिंग विल हैपन टू यू। बहुत बहुत बढ़िया मैम, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही है, आपका हार्डवर्क है जो आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाया अभी, इसलिए आप
एज अ मार्केटिंग ऑफिसर का मार्केटिंग ऑफिसर की नियुक्ति हुई है आपकी। आप हमसे जुड़े हुए हो यानी एप्टेड एजुटेक से जुड़े हुए हो, तो विद्यार्थियों को आप मेंस और आगे की परीक्षा के लिए एप्टेड एजुटेक से जुड़ने के लिए प्रीफर करोगे क्या अभी इसके आगे? ऑब्वियसली मैं करूँगी। एक विजेता की पहचान होती है, उसके विजेता की पहचान को ज़रूरी होता है कि उसके अपने भीतर में जो क्षमता है या उसके सारे गुणों को जानने की क्षमता है, ये एक विजेता की पहचान होती है। और यही काम एप्टेक एजुटेक एकेडमी ने किया। मेरी जो पोटेंशियलता है उसको विकसित करने का काम किया। तो मैं ये ज़रूरी सजेशन दूंगी कि हर एक स्टूडेंट को कि आप आइए, ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। और लास्ट में एक ही थिंग बोलूँगी, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, बादलों के दरम्यान में ऐसी साजिश हुई, बादलों के दरम्यान में ऐसी साजिश हुई, घर मेरा मिट्टी का था मेरे ही घर बारिश हुई, घर मेरा मिट्टी का था मेरे ही घर बारिश हुई। सबकी तो आदत है बिजलियां गिराने की, लेकिन मेरी भी जिद थी वही आशियाना बनाने की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए दो पंक्ति बोलना चाहूँगी कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, चल गिर उठ फिर संभल, जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए हम एप्टेड एजुटेक की ओर से आपके बहुत बहुत आभारी है और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।